अस्सलामुअलैकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। जैसा कि आपको पता है हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं और ये उस सीरीज की सेकंड एपिसोड है। इससे पहले फर्स्ट एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि कैसे रेवेन्यू ग्रोथ या टॉप लाइन या सेल ऑफ द कंपनी किसी कंपनी के शेयर पे इफेक्ट करती है। अब दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट सॉल्वेंसी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेल्स या रेवेन्यू। तो इसका मतलब है मेरे कारोबार में, मेरे आइडिया में, मेरे प्रोडक्ट में जान नहीं है। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ में किसी कंपनी की एग्जाम्पल दूँ तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको साजगार इंजीनियरिंग की। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले पिछली वीडियो जाके देखें, जिसका मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे 11 स्टेप्स में आपने मल्टी बैगर फाइंड करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि सिर्फ एक वीडियो को देख के आपने एक चीज़ पे डिसाइड नहीं करना कि ये शेयर अच्छा है या बुरा। इसमें आपने कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स देखना होता है, रेवेन्यूज, डेट, आपने ROI, हर चीज़ को आपने कंबाइन करके इस नतीजे पे पहुंचना होता है कि क्या मैंने ये शेयर में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म या नहीं करना। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सॉल्वेंसी से रिलेटेड है। सॉल्वेंसी से मुराद कंपनी के ऊपर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कर्ज होता है, कर्ज किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस के लिए कितना नुकसानदेह और कितना फायदेमंद है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा, जैसे आप इमेजिन करें आपका कोई दोस्त जिसने आपसे 10 लाख रुपया कर्ज लिया हो, वो एक और आपसे कर्ज मांग रहा हो कि मैंने एक कारोबार शुरू करना है, मुझे मजीद कर्ज चाहिए। तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? या आप किसी अपने मोहल्ले या अपने गली या अपने सड़क के किसी दुकान पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उधर ऑलरेडी चीजें 10 लाख की हैं उस दुकान के अंदर, जबकि उस इंसान के ऊपर 20 लाख का कर्ज है, क्या आप उसके साथ 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी कर्ज है। जब भी आपने किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है, आपने देखना है कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है, यानी डेट कितना है। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल टर्म्स में या कंपनी की रिपोर्ट्स में आपने कर्ज को कैसे देखना है। तो इस रेशो, जो इंपॉर्टेंट रेशो है कर्ज से रिलेटेड, उसे कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। अब इसमें डेट टू इक्विटी रेशो से मुराद क्या है? इससे मुराद है जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो रही है, तो 1 लाख रुपए ओनर्स को लगाने पड़ेंगे शुरू में। आप इमेजिन करें ओनर्स ने कोई कर्ज नहीं लिया और 1 लाख रुपए अपना लगा दिया और काम शुरू कर दिया। अब उसकी फैक्ट्री तैयार है। अब काम करने के लिए उसे मार्केट से पैसा लेना पड़ता है, जो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। हो सकता है उसे आज पैसा लेना पड़े, 1 माह बाद वो पार्टी कोई उससे सामान या उसके प्रोडक्ट ले ले और 1 माह बाद वो उसे पैसा वापस कर दे। इस तरह के कर्ज को कहते हैं शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म बोरिंग। और अगर उसने एक पैसा लिया है और अपने प्लांट को एक्सटेंड किया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, यानी साल, 2 साल, 3 साल के लिए लिया है, उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी वही शेयर होल्डर के जो पैसे मैंने आपको बताया, 1 लाख रुपया उसने कंपनी बनाने के लिए। अब 1 लाख रुपए के ऊपर उसने कितना कर्ज लिया, इसे कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी बनाने में ₹1,00,000 लगा, उसने कर्ज 50,000 लिया, तो आप डेट टू इक्विटी का फार्मूला, ऊपर डेट आप लिखेंगे यानी कर्ज लिखेंगे, नीचे इक्विटी लिखेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 0.5। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 50%, यानी इस कंपनी की इक्विटी पे या इस कंपनी पे 50% लोन है। ओनर्स ने जितने पैसे लगाए हैं उसका 50% उन्होंने लोन लिया है, तो इसको कहेंगे हम डेट टू इक्विटी रेशो। आपने जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपने देखना है डेट टू इक्विटी रेशो आइडियली जितना कम हो सकती है उतनी कंपनी के अच्छे चांसेस है। अब दो किस्म का मैंने आपको डेट बताया, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। आपके लिए मैटर करेगा लॉन्ग टर्म डेट। अमूमन कंपनीज जो बिलियंस का और मिलियंस का बिजनेस कर रही होती हैं, उनका कैश साइकिल ऐसा होता है, उन्हें कभी कभी थोड़े अरसे के लिए कुछ पैसे बारो करने पड़ते हैं। वो अपने बारो करके पैसे, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं और फिर उनके पैसे आते हैं और इस तरह साइकिल चलता है। तो वो जो इन्वेंट्री साइकिल को मेंटेन करने के लिए उन्हें शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो हमने हमेशा लॉन्ग टर्म देखनी है। शॉर्ट टर्म तो चलती रहती है कंपनीज की, लॉन्ग टर्म में देखना है कि एक कंपनी इसके ऊपर पिछले 3 साल से इतना कर दे जिसपे वो इंटरेस्ट भी देगा, फाइनेंस कास्ट भी देगा। जब वो इंटरेस्ट, फाइनेंस कास्ट, इन सारी चीज़ों को देता है तो असल में उसकी अर्निंग पर शेयर कम होती है। जब अर्निंग पर शेयर कम होती है तो मार्केट में उसकी फाइनेंशियल रेपुटेशन पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें शेयर प्राइस मूवमेंट बड़ी कम हो जाती है। अगर मैं कुछ कंपनीज की आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं अगर सिर्फ रिफाइनरी सेक्टर में देखूं तो रिफाइनरी सेक्टर में दो कंपनीज हैं, एक अटक रिफाइनरी और एक नेशनल रिफाइनरी। अब दोनों एक ही काम करती हैं। अटक रिफाइनरी का अगर आप
डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो डेट इज़ 48%। इसका मतलब है ओनर्स के हर 100 रुपये पे 48 रुपये का लोन लिया। जबकि आप लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.18, यानी हर 100 रुपये पे उन्होंने 18 पैसे का लोन लिया। तो ये उसका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो है। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप नेशनल रिफाइनरी को देखते हैं तो नेशनल रिफाइनरी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है 2094%, यानी हर 100 रुपये पे ओनर्स ने 2094 रुपीज लोन लिया हुआ है। 333 रुपये लॉन्ग टर्म लोन है। तो आप अगर जाके ग्रोथ पोटेंशियल देखें या आज रिफाइनरी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अटक रिफाइनरी शायद 10x फास्टर मूव करेगी आपकी नेशनल रिफाइनरी से। इसी तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सीमेंट सेक्टर के अंदर एक बड़ी शानदार कंपनी लकी सीमेंट, उनकी अगर आप डेट टू इक्विटी रेशो देखें दैट इज राउंड अबाउट 60%, यानी हर 100 रुपये पे 60 रुपये लोन लिया। लेकिन उनका भी अगर आप लॉन्ग टर्म लोन देखेंगे तो दैट इज 8.35%, यानी हर 100 रुपये पे ओनर्स ने 8 रुपये लिया। बाकी इनका शॉर्ट टर्म लोन है। तो आपने हमेशा टोटल डेट टू इक्विटी रेशो नहीं देखनी, आपका फोकस शुड बी लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो। बड़ी ट्रेडर्स फेवरेट, ब्रोकर फेवरेट कंपनी परवेज अहमद सिक्योरिटी लिमिटेड, जिसके ऊपर पिछले कुछ दिन में बड़ा वॉल्यूम भी लगा, शेयर कुछ पैसा से उठ के 3 रुपये पे चला गया। हालांकि उस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, उस कंपनी के कोई ओनरशिप या उनके ऑफिस या उनकी वर्किंग प्रैक्टिकली नजर नहीं आती। उनका अगर आप डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो आप परेशान हो जाएंगे ये सुन के कि उनका डेट टू इक्विटी रेशो इज 69,000%। ओनर्स के हर 100 रुपये पे उन्होंने 69,000 रुपीज ऑलमोस्ट लोन लिया हुआ है। अब मुझे बताएं कि ऐसी कंपनी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप वो जो शुरू में मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि आप उस इंसान पे इन्वेस्ट करेंगे या उस कारोबार में जो आपके मोहल्ले की दुकान है जिस पे ऑलरेडी 20 लाख का कर्जा है, 5 लाख की उसके पास चीजें हैं, तो क्या उसे आप 20 लाख रुपए मजीद इन्वेस्टमेंट का देंगे? यकीनन नहीं देंगे। तो फिर स्टॉक मार्केट में आप इस तरह के क्यों डिसीजन करते हैं जिसमें स्टक होने के चांसेस होते हैं? मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें आपको देता हूँ। इंटरलूप, बेहतरीन कंपनी, पूरी दुनिया में अच्छी रेपुटेशन, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम वाइज, SOP वाइज बेहतरीन कंपनी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर टेक्सटाइल, लेकिन उसका शेयर काफी देर से प्रेशर में है। और उसकी मेन रीजन क्या है? उनका डेट टू इक्विटी रेशो। वो अच्छे कैश फ्लोज हैं उनके, वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहां उनका कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा। ऑपरेशनल कैश फ्लो तो उनका ठीक है, लेकिन बाकी कैश फ्लो उनका मेंटेन नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जबकि उनकी डेट टू इक्विटी रेशो 240% पे चली गई है, जिसकी वजह से वो सारा प्रेशर उसकी शेयर प्राइस पे आता है। और एक अरसे से जहां दूसरी टेक्सटाइल मिल 3x 2x हो रही हैं, ये इतनी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ भी स्टेगनेंट है 60 से 80 की रेंज में। जबकि इसी का लॉन्ग टर्म डेट देखें तो वो 79% है और टोटल डेट देखें तो 240% है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उन पे डेट का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले आपने रेवेन्यू और सेल्स का पढ़ लिया था, अब आपने डेट का सीख लिया। अब मजीद आपको मैं बताता रहूंगा। अब जाके आपने मुख्तलिफ कंपनीज का डेट देखना है और इससे सीखना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।